नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल तो उस दिन फूंक गया था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीखों का ऐलान किया। लेकिन अब आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल चेहरे इस कोशिश में हैं कि वो जनता की नब्ज को ना सिर्फ टटोले बल्कि उस नब्ज को पकड़े। बात आज असम की। असम की धरा, ब्रह्मपुत्रा की लहरें और चुनावी शंखनाद की वो गूंज जिसने दिल्ली से लेकर दिसपुर तक की सियासत को गरमा दिया है। 2026 के महासंग्राम के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड मोदी, उन्होंने असम से हुंकार भरी है जिसने विपक्ष के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया कि इस बार असम में सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अस्मिता की जंग है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मंगल ही मंगल वाला संकल्प, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वो सीधा प्रहार जिसमें उन्होंने कांग्रेस को स्पेसिफिकली घुसपैठियों का संरक्षक करार दिया है। कांग्रेस इज इक्वल टू घुसपैठियों का संरक्षक, प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर सीधा हमला बोला। कहा, कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की है। 2016 में जीत, 2021 में जीत और 26 में जीत की हैट्रिक का दावा। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि एक तरफ नामदार की विरासत है, दूसरी तरफ कामदार का विकास है। लेकिन अग्रेशन सिर्फ एक तरफ से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक वार पर पलटवार विपक्ष कर रहा है और कांग्रेस का यह कहना है कि इस बार तैयारी पूरी है। ग्राउंड पर इस बार सिर्फ जुमले नहीं चलेंगे, ग्राउंड पर इस बार चलेगा काम और कांग्रेस की धार रफ्तार भारतीय जनता पार्टी पकड़ नहीं पाएगी। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। असम की धरती पर चुनाव का शंखनाद हो चुका है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र की लहरें हैं तो दूसरी तरफ चुनावी जीत की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में हुंकार भरते हुए न केवल जीत की हैट्रिक का दावा किया है बल्कि विरोधियों पर तीखे शब्दों के बाण भी छोड़े हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। घुसपैठ के मुद्दे को असम की असीमता से जोड़ते हुए बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस अब खुलकर अवैध कब्जे के पक्ष में आ गई है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का बचाव कर रही है। इसलिए आपका एक वोट असम की सुरक्षा तय करेगा। घुसपैठ और घुसपैठियों के इरादे पस्त करेगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके, राहुल गांधी का नाम लिए बिना राजकुमार शब्द का इस्तेमाल कर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की है। कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। 2016 और 2021 के बाद बीजेपी अब 2026 में जीत की हैट्रिक की ओर देख रही है। डबल इंजन की सरकार ने असम में जो पुलों का जाल बिछाया और उग्रवाद को खत्म किया, मोदी उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने असम की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, वहीं मोदी के मंगल ही मंगल के नारे ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। अब देखना होगा कि असम में बीजेपी की हैट्रिक लगती है या फिर कांग्रेस के हाथ पर मुहर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो असम में अब अग्रेशन साफ तौर पर नजर आने लगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब उनकी महिला समर्थक ने उनके किस भी कर दिया। वो बता रहे हैं कि ये जनता का प्यार है भाई। हिमंता बिस्वा शर्मा के काम को ब्लू टिक मिला हुआ है असम की जनता से। और आप जानते हैं कई ऐसे मुद्दे गोगोई साहब को लेकर, पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर, क्या ये पूरा इंपैक्ट है या फिर वाकई जो ग्राउंड पर मुद्दे हैं वो हावी पड़ेंगे और जनता क्या कुछ डिसीजन लेने वाली है, क्या पार्टियां उसको लेकर कॉन्फिडेंट है नहीं है। जल्दी से तारुफ कराता हूं, एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता प्रियंका तमूली जी जुड़ी हुई हैं।
प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार कर रहा हूं अपने इस प्लेटफॉर्म में। मेरे साथ हर्षद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हर्षद भाई नमस्कार कर रहा हूं, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस। मेरे इस शो में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे साथ राहुल लाल जी भी मेरे को जानकारी है, नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। राहुल लाल सर नमस्कार कर रहा हूं, बहुत अच्छा, जब आप आते हैं तो बड़े पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू, आपने वक्त निकाला, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए मेरे को मेरे सहयोगी अतुल यादव नजर आ रहे हैं। अतुल भाई भी असम पहुंच चुके हैं, टटोल रहे हैं चीजों को, उनसे भी जानूंगा ग्राउंड पर माहौल क्या है। अतुल भाई, आपका भी स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ निकी जी जुड़ रही हैं, निकी डबास जी, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी बताएंगे उनका एनालिसिस क्या है। निकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन कर रहा हूं। शुरुआत ऑब्वियसली अतुल, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी मौजूद गुवाहाटी में, असम में पहुंचे प्रधानमंत्री जी, वो जबरदस्त रिस्पॉन्स नजर आया और बहुत कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं हैट्रिक लग रही है, हैट्रिक लग रही है, हैट्रिक लग रही है। ये पार्टियों का कॉन्फिडेंस और ग्राउंड का माहौल कैसे आंक रहे हैं? बिल्कुल रोहित भाई, मैं सुबह से गुवाहाटी के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं और इस बातचीत में एक बात तो साफ हो जाती है, कुछ मामलों में यहाँ की सरकार से नाराजगी जरूर है। अच्छा। लेकिन जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो जो 10 साल की भाजपा सरकार है इसके कामों को नहीं नकार रहे हैं। हम जहां भी गए हैं वहां सबसे बड़ा जो भाजपा जिस मुद्दे पर बैटिंग कर रही है वो CAA, NRC, अवैध अतिक्रमण और घुसपैठ, इन मुद्दों पर भाजपा की वोटरों में मजबूत पकड़ है। अब इसके साथ ही हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी के पास एक शैली है, विवेकानंद शैली। अच्छा। और उसकी वो छाप जहां भी जाते हैं छोड़ी जाते हैं। ये रैली के बाद अचानक से चाय के बागान में महिलाओं के बीच पहुंच गए। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो महिलाएं उनके साथ गीत गा रही हैं। और इसी बीच वो एक ऐसा काम कर देते हैं जो उन महिलाओं के दिमाग पे और उसके साथ साथ उन वीडियो को देखने वाली अनेकों महिलाओं के नहीं, आधी आबादी पर सीधे प्रभाव छोड़ जाएगी। बीच में वो कहते हैं कि अच्छा, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। तो ये जो डाउन टू अर्थ वाली राजनीति है, इससे कांग्रेस अभी दूर नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जिनसे हमने बात की, यहाँ कांग्रेस में भी गुटबाजी की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो अभी जमीनी मतदाता से पकड़ नहीं बना पा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है जिससे जो कांग्रेस है उसकी राह बहुत आसान नहीं है रोहित भाई। ठीक है, चैलेंजेस कई सारे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक यूएसपी है, ये तो उनके विरोधी भी मानते हैं। कांग्रेस के कई सीनियर मोस्ट लीडर हैं जो उस शैली की तारीफ कर चुके हैं। अतुल भाई प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, इस डिबेट को मैं ओपन कर लूं। मैं हमेशा लेडीज फर्स्ट मानता हूं। प्रियंका जी मेरे साथ हैं, निकी जी मेरे साथ है। प्रियंका जी, आपसे शुरुआत करता हूं। प्रियंका जी, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक, ग्राउंड सपोर्ट में भी इतना ही कॉन्फिडेंस है, नहीं है? हाँ जी, नमस्कार। मुझे आज बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड सपोर्ट में आप अगर यहाँ पे भाजपा के लिए जो समर्थन मिल रहा है, वो अगर आप खुद आके यहाँ देखेंगे तो आप खुद भी बोलेंगे कि इलेक्शन ऐसा भी होता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का नामो निशान ही नहीं है भी, अगर हम बोलेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। आज भाजपा ने हमारे आसाम प्रदेश के लिए जितना काम किया है, घुसपैठियों के अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट निर्णय ग्रहण किया है, जो हमारे जमीनें घुसपैठियों से छीन के हमारे सरकार ने मुक्त किया है, उन चीजों के कारण हमारे आसाम में भाजपा की जीत बिल्कुल ही निश्चित है, कोई उसमें दोहराई नहीं है। तीसरी बार जरूर ही भाजपा की सरकार ही फिर से एक बार आसाम में बनेगी। और यही नहीं कि सिर्फ घुसपैठियों के अगेंस्ट हमारे सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, हमारे सरकार ने यहाँ की महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है, बहुत सारे स्कीम्स दिए हैं जिससे महिला इंडिपेंडेंट होने की भी काबिल हो रही है। जैसे कि अरुणोदय स्कीम हो गया, महिला उद्यमिता स्कीम हो गया। यहाँ की बच्चियों के लिए निजुत महीना करके एक स्कीम दिया है, ताकि जो परिवारों अपने बच्चियों को पैसों के कारण पढ़ाई से दूर ले आते थे, पढ़ाई छुड़वा देते थे, उन परिवारों को अपनी बेटियों को पढ़ाने का मौका मिले, उसके लिए भी हमारे सरकार ने स्कीम तैयार किया है, जिसको हम बोलते हैं निजुत महीना स्कीम। और यही नहीं, जो बच्चे, जो लड़के बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में अपना आपको स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में पैसा नहीं होता है, उनके दिमाग में आइडिया जरूर रहता है लेकिन उनके हाथ में पैसा नहीं होता है, वैसे बच्चों के लिए हमारा सरकार ले आया है आत्मनिर्भर आसाम स्कीम, जिसके तहत
सारे बच्चों को 2 लाख रुपए इनिशियल दे रहे हैं, जिसका 1 लाख रुपए वापस करना है और 1 लाख रुपए वापस करना ही नहीं है। Perfect. और जो वापस करना है वो भी 5 साल बाद जब बिजनेस सेट हो जाए छोटी छोटी किश्तियों में वापस करना है। ये कर रहा है हमारे सरकार, हमारे असम प्रदेश के लिए। यानी असम की सरकार के कामकाज को देखते हुए तीसरी बार भी असम की देवतुल्य जनता बीजेपी को हिमंता बिस्वा शर्मा पर विश्वास व्यक्त करने वाली है। प्रियंका जी, एक ओपनिंग हो जाए बस, लेकिन एक चीज है, जैसे प्रधानमंत्री का अपना एक यूएसबी है, जैसे हिमंता जी की अपनी एक शैली है, हिंदी बोलते हैं, बहुत बहुत ऐसा लगता है बहुत प्यार से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। वैसी प्रियंका जी आपकी भी शैली है, मैं तो ये कहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। अब निकी जी, मुझे आप बता दीजिए, निकी जी, जब हम असम चुनाव की बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि असम में इससे पहले खुद अमित शाह जी ने कई सारी रैलीज करी, कई सारे पब्लिक एड्रेसल किए। निकी जी, उन्होंने भी सबसे बड़ा फैक्टर क्या रखा? आप हमें एक बार और मौका दीजिए। एक एक घुसपैठी जो एक आम असमीज का राइट छीन रहा है, उसका अधिकार छीन रहा है, आपको लग रहा है घुसपैठिया सच में इतना बड़ा मुद्दा है या फिर इसको बीजेपी बड़ा मुद्दा प्रोजेक्ट कर रही है? देखिए रोहित जी, घुसपैठ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए बन चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी हिमंता बिस्वा जी की तारीफ में। अच्छा। सिर्फ आसाम की महिलाएं नहीं, दिल्ली की महिलाएं भी हिमंता बिस्वा जी की फैन है। मैं उनमें से एक हूँ। ओह माय गॉडनेस, वाओ, बढ़िया। लिटरली आई एम प्राउडली सेइंग दैट। और मेरा कहना ये भी है हिमंता बिस्वा जी की तारीफ में कि निजी शख्सियत बहुत मायने रखती है। एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने जो निर्णय राज्य के विकास में लिए हैं, वो बीजेपी कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में नहीं स्थापित कर पाई है जमीनी स्तर पे। इस बारे में खुद बीजेपी को दिल्ली सरकार में भी उतने ही प्रभावी ढंग से जितना कि आसाम में काम किया गया था हिमंता बिस्वा जी द्वारा, उतना हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा भी किया जाना चाहिए था। मैं दिल्ली के मंच से ये कहना चाहूंगी कि घुसपैठियों को निकालने में, उन्हें पहचानने में और 3D जो इफेक्ट लेकर आए थे हिमंता बिस्वा जी स्टार्टिंग में, डिलीट, डिपार्ट और पहले डिटेक्ट करें, पहले डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपार्ट। तो ये जो फॉर्मूला हिमंता बिस्वा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, उस मीटिंग का हिस्सा थी जब उन्होंने ये बताया था कि हम सबसे पहले घुसपैठियों को पहचानेंगे, उन्हें अपने सरकारी दस्तावेजों से उनका नामकरण हटाएंगे और साथ में उन्हें देश से निकालेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल थी जिससे क्षेत्रीय लोगों के विकास में बहुत बड़ी मदद मिली है। और आगे भी ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, इलेक्शन जीतने का ग्राउंड भी बन रहा है कि उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है। मैं लिटरली तारीफ करना चाहूंगी बीजेपी सरकार का आसाम में कि जो कार्य क्षेत्र स्तर पर हुए हैं वो निसंदेह तारीफ के काबिल हैं। ठीक है, लेकिन निकी जी, मुझे बताइए, अभी यही सवाल लेके मैं जाऊंगा ना हर्षद भाई के पास, तो हर्षद भाई मुझे बोलेंगे कि रोहित भाई, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस भी घुसपैठियों के खिलाफ है, लेकिन पिछले 11-12 सालों से होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जी हैं। 12 सालों में क्या किया, वही आंकड़ा दे दीजिए। हर्षद भाई, गलत तो नहीं पूछ रहा मैं कुछ? देखिए रोहित भाई, क्यों उनके गलत तार छेड़ रहे हैं? हाँ। अभी तक देखिए कितना स्मार्टली दोनों भाजपा के प्रवक्ता बिल्कुल चुपचाप तरीके से इस बात को इग्नोर करके बात कर रहे थे कि कितने घुसपैठिए बाहर कर दिए, इसका जिक्र नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? कर दिया, मैंने कर दिया। एक मिनट भाई साहब, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप उनके बीच में तो नहीं बोल रहे थे, मुझे तो कंप्लीट करने दीजिए। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लगभग 90,000, 88,000 टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं, घुसपैठियों को बाहर किया। इन्होंने 12 साल में 2400 घुसपैठियों को बाहर किया। अब ये यहाँ पर कहते हैं असम में कि हमने इनको जमीन से भगा दिया। भाई जमीन से आपने भगा दिया, लेकिन आपने देश से भगाया नहीं, तो वो कहाँ चले गए? हवा में रहते हैं क्या वो लोग? इतना झूठ, इतना झूठ। अभी मैं भाजपा की प्रवक्ता को सुन रहा था, जो पहली प्रवक्ता है, उनको सुन रहा था। नामो निशान नहीं है असम में कांग्रेस का। तो दिन रात यहाँ राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या करते रहते हैं? उधर तो जाए ना, बंगाल और केरला में, जहाँ उनका नामो निशान नहीं है, वहां जाकर मेहनत करें। मेहनत यहाँ कर रहे हैं जहाँ पे नामो निशान नहीं है कांग्रेस का, तो यहाँ क्या पकौड़े तलने आ रहे हैं? कांग्रेस कहाँ मेहनत कर रही है हर्षद भाई? बुरा मत मानिएगा। और एक संशोधन कर दूं, आज से जो संवाददाता हैं अतुल यादव जी, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आए इतने ग्राउंड है, इतने डाउन टू अर्थ है कि उन्होंने वहां जाके महिलाओं से माफी मांगी कि मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर देना। भाई साहब अतुल जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो संशोधन कर रहा हूँ और आपको सही कर रहा हूँ। वहां पर वो महिलाएं जो गाना गा रही थी, उस गाने के बोल थे कि हमारी मातृभूमि, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ करना। उसको इस तरीके से मीडिया ट्विस्ट करके बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी तो बड़े जमीनी है जी,
वो तो बस वहां गए और महिलाओं से ये बोल के आ गए कि मेरे से कोई गलती हो गई। तो मैं बताता हूँ, टी गार्डन वर्कर करते नहीं और सारा दोष थोप देते हैं मीडिया पे। 2016 में, एक मिनट, अंतिम बात। हाँ, कोई नहीं, आप अपनी 2016 में कंप्लीट टी कीजिए, अपनी गार्डन बीच में वर्कर कोई नहीं से- बोलेगा। अतुल भाई मौका दे रहा हूं फिर आपको। हाँ, हर्षद भाई बोलेंगे। हर्षद जी बोलिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ 2016 में आए थे हाँ। प्रधानमंत्री जी, टी गार्डन वर्कर्स का प्रतिदिन का वेतन 351 रुपए कर दूंगा। हाँ। 10 साल हो गए, 351 रुपए नहीं किया। अब नया घोषणा पत्र आ गया, उसमें कह रहे हैं 500 रुपए कर दूंगा। हाँ। उनको 6 ऐसी कास्ट है जिनको एसटी स्टेटस देने की बात की थी ठीक है। 10 साल पहले, उसमें टी गार्डन के वर्कर्स भी थे, उनको एसटी का स्टेटस नहीं दिया। इस बार मैनिफेस्टो से उसको उड़ा दिया। अतुल यादव जी जाइए ना उनके बीच में, वहाँ गुवाहाटी सिटी में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जाके जाइए ना, टी गार्डन वर्कर से पूछिए उनका वेतन बढ़ गया क्या, उनसे पूछिए आपका एसटी का स्टेटस मिल गया क्या। हाँ। ये आपको ग्राउंड पे जाके करना होता है। आप वहां पर खड़े होकर ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनसे माफी मांग ली। अरे भैया, उस गीत को सुनो, मैं अभी ट्वीट कर रहा हूँ, आपको चैलेंज दे रहा हूँ अतुल जी। हाँ। आपको ट्वीट कर रहा हूँ मैं कि वो महिला गाना ही वही गा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने उस वर्ड को रिपीट कर दिया। आप यहाँ रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं अरे अरे बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। भाई डाउन टू अर्थ आदमी है तो प्लेन से क्यों आए? अरे तो कैसे जाएंगे प्रधानमंत्री? चौथी बड़ी इकोनॉमी का प्रधानमंत्री कैसे जाएगा? कैसे जाएगा हर्षद? बिल्कुल नहीं, ये प्लेटफॉर्म आप, हर्षद भाई मेरी बात तो सुनिए एक बार। हर्षद भाई, बड़ी इकोनॉमी का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट हर्षद भाई मेरी एक बात सुनिए पहले 1 लाख प्लीज। का चश्मा पहनेगा, हर्षद भाई मेरी बात 3 लाख सुनिए। का पेन रखेगा। हर्षद भाई आप बैठे भारत एक्सप्रेस पर, यकीन मानिए, और जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर उसमें कभी भी आपको ट्विस्ट एंड टर्न लगे, आप मुझे भी ट्विटर पे टैग कर दीजिए। मैंने टोक दिया भाई साहब। नहीं बस आपसे कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल है ना। अब आपने पहले ही जैसे बोल दिया, हमारी निक्की जी बैठी हैं, आपने उनको बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया। अभी आपने राहुल जी को सुना नहीं है? अरे उन्होंने खुद कहा, हाँ। उन्होंने खुद कहा कि मैं हेमंता जी की मीटिंग में जाती हूँ, मैं उनकी फैन हूँ। मैंने थोड़ी कहा है, ठीक मैं है। तो उनके वर्ड चाहिए। ठीक है। वो बोल रहे हैं ना कि मैं हेमंता जी की मीटिंग में जाती हूँ, हाँ। उनकी फैन है। मैंने थोड़ी कहा भाई ठीक है, साहब। ठीक है हर्षद भाई, अब हम ना पॉइंट्स पर रहेंगे बिल्कुल, और पूरा मौका बिल्कुल। मिलेगा आपको। मैं चाहता हूं आपकी बातें असम की जनता सुने। मैं बस संचालन करूंगा, इधर से उधर सवाल लेके जाऊंगा। एक बार मैं जानता हूं कि प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं, अतुल भाई भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक ओपनिंग हो जाए बस। राहुल जी रह गए हैं, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस। राहुल जी मुझे बताइए, अब अभी तक तो हम गृह मंत्री जी को देख रहे थे, घुसपैठ, जो मेरा सवाल था, असम की जनता के लिए घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है? वैसे तो देश के लिए बड़ा मुद्दा है। राहुल लाल भी यही कहेंगे कि एक भी घुसपैठी नहीं रहना चाहिए, रोहित पोखरियाल भी कहेगा एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा असम में है या बीजेपी इसको प्रोजेक्ट कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के पैटर्न को अगर रोहित जी आप देखिए, जी, कौन से विधानसभा चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको घुसपैठिए का मुद्दा नहीं बनाती है। आपका गृह राज्य जो है कि उत्तराखंड है, क्या वहां के चुनाव में घुसपैठिए का मामला नहीं बनता? उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे अभी अगले वर्ष रोहित जी, हाँ, उसमें भी घुसपैठिए के मामले पे चर्चा करेंगे हम लोग। अभी जब एसआईआर का वर्णन हुआ जी, तब भी गृह मंत्री जी लगातार यही कह रहे थे कि एसआईआर इसलिए सही है हाँ, कि भाई घुसपैठिए पकड़ में आएंगे। हम लोगों ने देखा कि बिहार में एसआईआर संपन्न हुआ, कितने घुसपैठिए पकड़े गए और डिपोर्ट हुए, वो हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। सही बात है। और असम तो एक ऐसा राज्य है रोहित जी, जहां पे कि सीए एनआरसी की पूरे तस्वीर हम लोगों ने देखी है। देखी। आप देखिए, पूरे देश भर में एसआईआर हुआ है रोहित जी, असम में एसआईआर नहीं हुआ, वहां केवल इंटेंसिव रिवीजन हुआ असम में। जबकि 19 लाख घुसपैठिए जो है कि वो तो पहचान कर लिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये थी कि 19 लाख में से 12 लाख जो है वो हिंदू ही आ गए थे उसमें, 7 लाख उसमें मुस्लिम थे। तो हिंदू मुस्लिम वाली पूरे राजनीति में घुसपैठिए का मामला जब अभी उठाया जा रहा है, प्रधानमंत्री उठा रहे हैं उसको, तब तो फिर आपके पास तो गिनती करके बिल्कुल असम ही इकलौता राज्य है इस देश में जी, जहां पे कि पूरा का पूरा लिस्ट तैयार है आपके लिस्ट पास। तैयार है। अगर आपको कार्रवाई करनी है कर दीजिए कार्रवाई। तो रोहित जी, ये पॉलिटिकल मुद्दा जरूर है, और इस पॉलिटिकल मुद्दा को क्या वाकई में जमीन पे इसको ट्रांसफर करना आसान है? मुझे लग रहा है इसको जमीन पे इसको ट्रांसफर करना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज, जो लोग ये चीज कह रहे हैं कि भाई असम तो बिल्कुल गढ़ है, वो आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं रोहित जी। देखिए, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है किसी भी बात को आंकड़ों के आधार पर देखना। रोहित जी, ट्रू। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव को देखें हम, 2021 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिले 43% वोट, ठीक है, और कांग्रेस गठबंधन को मिले 43.5% वोट, 2% का अंतर रहा। अगर आप 2016 में भी चले जाएंगे, आप 1% वोट शेयर का अंतर दिख रहा है 2016 में भी, जो है दोनों के खेमों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो देखिए वहां पे 10 साल तक जरूर जो है कि सत्ता में रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी 2021 में देखिए, उस समय तक देखिए
गोगोई साहब जो है वो उस रूप में नेता के रूप में नहीं बन पाए थे। वो उनके पिता के निधन के बाद से जो जगह खाली हुई थी वो कोई फेस नहीं था। आज के डेट में हम लोग डंके के चोट पे कह सकते हैं कि असम में भले कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे सीधे सीधे हम लोग देख सकते हैं कि एकदम गोगोई बनाम जो है हेमंता बिस्वा शर्मा लड़ाई कुछ उस तरह से आमने सामने में आ रही है। और मैं डंके के चोट पे कहूंगा, कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में AIUDF को अपने साथ लिया था और उसके कारण से ध्रुवीकरण की एक स्थितियां बनी थी। ठीक है, कांग्रेस ने इस बार एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया कि उसको अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया, जबकि ऊपरी असम जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है अभी, 2016, 2019, 2021 तमाम चुनाव में देखेंगे आप, तो वो उस वाले जगह पे जो छोटे क्षेत्रीय दल था उसको कांग्रेस गठबंधन में अपने खेमे में लिया है। ठीक है, तो ये चुनाव जैसे हम लोगों को पहले एक पक्षी दिख रहा था, आज के इस बार असम जो है वो एक पक्षी चुनाव का वाला जगह नहीं है इस समय किसी भी तरीके से। ओके राहुल जी, लेकिन मैं आप जानते हैं मैं आपको सुनता हूं, जब आप कहीं और भी होते हैं तो भी सुनता हूं, आप जो लिखते हैं उसको पढ़ता हूं। एक और एनालिस्ट हैं हम लोगों के साथ ही बैठते, वो तो चैलेंज दे रहे थे टीवी पर बैठकर कि कांग्रेस इस बार असम में नहीं आएगी, मैं लिख के दे सकती हूं या दे सकता हूं, फलाना ढिमकाना। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं किसी बात कर रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतनी ज्यादा गुटबाजी है। मैं इसी फैक्टर पर आऊंगा आपके पास कि ये गुटबाजी वाला फैक्टर जो नजर आ रहा था, जो लोग कह रहे हैं कि असम में नजर आ रहा था, मैं जान रहा हूं भाई इस पे आ रहा हूं, हर्षद भाई तुरंत आ रहा हूं। अतुल है क्या हमारे पास? मैं तेजपुर में हूँ, हाँ, मैं असम के तेजपुर में हूँ और यहाँ लाइट पावर कट ऑफ हो गया है। मैं टॉर्च के भरोसे डिबेट कर रहा हूँ, तो जरा एक बार ये बात आप जनता को बता दीजिए। मैं तो विकास दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ आपको विकास। कोई बात नहीं, लोग देख रहे। तेजपुर में बैठा हूँ, असम के तेजपुर में। हाँ ठीक है, ठीक है, ये अच्छी चीज है, यही जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ लाइव में यही जाना चाहिए, जनता फैसला करे ना, टीवी डिबेट्स पर फैसला थोड़ी होगा। प्रियंका जी आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। अतुल भाई मेरे साथ है। अतुल भाई, हर्षद भाई ने आपसे कुछ बात की। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल पे, क्या है भारत एक्सप्रेस पे ना कोई एजेंडा है ना प्रोपेगेंडा है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अतुल भाई आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये घुसपैठ वाला मुद्दा लोगों को चिंतित कर रहा है, भयभीत कर रहा है? असल में रोहित भाई, हर्षद भाई की दिक्कत यही है। क्या? और हर्षद भाई की नहीं, हाँ। अब कांग्रेस के लोगों की दिक्कत ही यही है कि वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं, वो सारा दोष मीडिया पे थोप देते हैं। भाई साहब आप 2014 तक खुद भी सरकार में थे, कितनी मीडिया आपने खरीद ली थी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? आपने कितना पैसा मीडिया पे खर्च किया, मैं रिकॉर्ड दूं आपको। आप इस तरीके से किसी भी व्यक्ति विशेष पे जो आरोप लगाते हैं, आप अगर असम में हैं तो सुनिए हर्षद भाई, मैं गुवाहाटी में हूं और आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपसे मिलूंगा और आप मेरे साथ घूमिए। जो पब्लिक कह रही है ना, डाउन टू अर्थ तो होना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइए, आपके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं कितने असम में रैली कर चुके हैं, आप बताइए। और प्रधानमंत्री अगर यहाँ आते हैं और किसी चाय के बागान में चले जाते तो आप क्या चाहते थे? फिर वो चटाई बिछा के बैठ जाए वहां पे? मतलब कोई प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? आप ये जो आरोप प्रत्यारोप है ना, अगर दूसरों के गिरेबान में झांकने के बजाय अगर अपने गिरेबान में झांक के अपनी गुटबाजी खत्म करेंगे तो परिणाम बेहतर होंगे। आप समझिए चीजों को। आप सिर्फ जो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं ना, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। और शायद इसीलिए आप विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियां नहीं देखेंगे तब तक पब्लिक आपको नहीं सपोर्ट करेगी। अतुल भाई, हर्षद भाई, मैं जानता हूं हर्षद भाई अपना काम कर रहे हैं, अतुल भाई भी अपना काम कर रहे हैं। अतुल भाई, आप तो ग्राउंड पर लोगों की बात कीजिए। आप कहां चक्करों में पड़ रहे हैं? साधु संत आदमी आप। मैं बस ये पूछ रहा हूं, घुसपैठ डिबेट में मत आइए। हाँ, अतुल भाई, ये घुसपैठ का मुद्दा लोगों को डरा रहा है नहीं डरा रहा? बिल्कुल डरा रहा है रोहित भाई, बिल्कुल डरा रहा है। और पिछले 10 सालों में यह घुसपैठ का ही मुद्दा है जिसकी वजह से सरकार यहाँ आज बनी हुई है। मैं यहाँ गुवाहाटी में जिन जगहों पे गए हैं, लोग सीधे तौर पे ये स्वीकार रहे हैं कि घुसपैठ यहाँ पे बड़ा मुद्दा है, अवैध अतिक्रमण यहाँ पे बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए लोग सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा पर विश्वास है। राहुल जी 30 सेकंड, प्रियंका जी 30 सेकंड दीजिए। राहुल जी देखिए, रोहित जी 2016 से वहां पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ठीक है, 2016 से, और हम लोग 2026 में 10 वर्ष। हाँ। 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी, यानी डबल इंजन वाला समय भी 10 वर्ष मिट चुका है। सही बात है। अब अगर इसके अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को और हमारे गृह मंत्री जी को यह कहना चाहिए था रिपोर्ट कार्ड में कि हमने असम में घुसपैठिए का मामला खत्म कर दिया है। ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड। जैसे वो कह रहे हैं ना नक्सलवाद के मामले पे कि भाई 31 मार्च 2026 तक में हमने नक्सलवाद का मामला खत्म कर दिया, ये गृह मंत्री जी दावा कर रहे हैं। तो उसी तरह से असम से ये रिपोर्ट कार्ड आनी चाहिए थी हम लोगों के पास कि हमने खत्म कर दिया। अगर ये चीज
10 वर्ष शासन में रहने के बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं तो ये हमें achievement एक कैसे? तरफ और दीजिए, ये अब फिर अचीवमेंट हम कैसे घुसपैठ होगी? खत्म करेंगे। सही बात है राहुल जी, यही सवाल लेके जा रहा हूं प्रियंका जी के पास। मेरा काम ही यही है। प्रियंका जी, मैं कह रहा हूं घुसपैठ पर बीजेपी कितनी सफल रही है, रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए, आंकड़े रख दीजिए, जनता देख लेगी। हर्षद भाई भी खुश हो जाएगा। हर्षद भाई असम में ही मौजूद है, घुसपैठिया आपने बाहर कर दिए होंगे, हर्षद भाई भी आपके लिए ताली बजाएगा, अप्लॉज करेगा। प्रियंका हर्षद जी, भाई, हाँ। आपने एक आंकड़ा बताया, कुछ 80-90 हजार घुसपैठियों को कांग्रेस सरकार ने भारत से भगाया है। 88,000 के आसपास का आंकड़ा है, वो ऑफिशियल आंकड़ा है। यही दिक्कत है कांग्रेस वालों के साथ। हाँ। आप लोग आधी पढ़ाई करके क्यों आते हो? अच्छा। आप लोग अच्छे से देखते क्यों नहीं हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? वो जो 80-90 हजार का आंकड़ा आप लोग बताते हो, वो आंकड़ा है जिससे भारत से जिनका वीजा कैंसिल हो गया था, जो ऑल ये ओवर तो नई वर्ल्ड से जानकारी यहाँ पे ये तो नई जानकारी है। से रह रहा था, जो टूरिस्ट वीजा था जिनका कैंसिल हो गया था, उन सब का था वो आंकड़ा। आप एनेक्सर एनक्लोज किया हुआ है उसके साथ। आप एक बार पढ़ाई करिए और बेमतलब का उनको बांग्लादेशी बनाने का कोशिश मत करिए, नहीं तो ऐसे ही मजाक बनेगा आप लोगों का मीडिया के सामने। आप एक बार पढ़ाई कर लीजिए, कोई जी, नहीं है। आ रहा हूं हर्षद और भाई, एक बात, आ रहा आप हूं। बीच में मत बोलिएगा, हर्षद भाई, बीच आ में रहा हूं। मत बोलिएगा, One by शांति one, से आ रहा हूं, आप हैं सुनिए। और स्क्रीन पे, एक बोलिए। झूठ बात आपने बोली कि हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में 500 जनजातिकरण के लिए कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप 16 नंबर पॉइंट पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि जनजाति लोगों के लिए जो जनजातिकरण वो लोग चाह रहे हैं उसके लिए काम किया जाएगा। 16 नंबर पॉइंट याद रखिएगा हर्षद जी। और सुनिए, जनजातिकरण के संदर्भ में हमारे असम में कांग्रेस सरकार ने क्या किया था आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, एक हाँ बार जी। सुन लीजिए। हाँ जी। उन लोगों ने बस 6 महीने के लिए हमारा एक इंडिजीनियस कम्युनिटी, कोच राजवंशी कम्युनिटी, उनको बस 6 महीने के लिए उन लोगों ने जनजातिकरण किया था, उनको ओहदा दिया था। उसके बाद इलेक्शन खत्म होते ही वो ओहदा उनसे छीन लिया है। हो गया। खिलवाड़ किया गया था कोच राजवंशी लोगों के साथ, ये कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी प्रियंका के जी, सरकार, बस। भारतीय हाँ। जनता पार्टी के सरकार में ही, हाँ, am I audible? हाँ जी, Clear, clear, भारतीय clear. जनता पार्टी के सरकार में ही जनजाति लोगों को एसटी वैली देने का वो प्रस्ताव Okay. रखा गया है। और Okay. सुनिए, जब संसद में हमारा एजीपी का एमपी वीरेंद्र प्रसाद बच्चर जी ने हमारे जनजातिकरण के ऊपर टॉपिक उठाया था, मुद्दा उठाया था, तब आपके कांग्रेस के तीनों एमपी संसद छोड़ के भाग गए थे, निकल गए थे। ठीक है। कांग्रेस की आदत हो चुकी है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसका सोल्यूशन हम Done. बीजेपी भाई, हो गया। Done. हर्षद भाई। भाषण हो ये गया। कांग्रेस की प्रियंका जी, आदत अब है। आपने और आप घुसपैठियों एक बात का- तो है, होमवर्क तो करके आई है, लेकिन अब मैं होमवर्क हर्षद नहीं, भाई के ये पास सच भी है। जाऊंगा। और ये जो हर्षद भाई लाइट बेचारे रोशनी देखो अंधेरे में बैठे हैं। हर्षद हर्षद जी भाई देखो अंधेरे में बैठे, कह रहे टॉर्च लाइट जला रहा हूं ताकि असम भी ब्राइट रहे, असम ब्राइट रहे, इसलिए मैं अंधेरे में बैठा हूं। हर्षद भाई मुझे बताइए, तक रोजाना लाइट करती आ थी। रहा हूं। हम बच्चे वो मोमबत्ती में पढ़ने की जरूरत प्रियंका पड़ जी, जाती थी, क्योंकि आप बहुत पुराने शानदार जमाने वक्ता है, मैं में पहले इन्वर्टर कह भी चुका नहीं हूं, लेकिन होता था। सुनना भी पड़ेगा हमें। और सबसे अच्छी बात बताऊं, असम बहुत खूबसूरत है, नो डाउट असम बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप जैसे लोग हैं। मैं प्रियंका जी को देख रहा हूं, हर्षद भाई को देख रहा हूं, इतना स्माइल, हमारे देश की संसद में इतने स्माइलिंग चेहरों के साथ हमारे माननीय बैठ के बात कर ले तो बेहतर हो जाए। हर्षद भाई मुझे बताइए, वो सही कह रही है और वैसे, ये down वो to कह earth रहे की हैं, बात कर रहे हैं, हर्षद भाई वो मोदी कह रहे हैं down कि to earth कांग्रेस है, सिर्फ भाई, कंप्लेन राहुल करती रहती है, गांधी कंप्लेन करती रहती है, कंप्लेन आप लोगों को करती रहती है। असम के लिए रोड मैप बता दीजिए, ब्लूप्रिंट बता दीजिए, या बस मोदी विरोध? आप लोगों को हर्षद भाई बोलेंगे, हर्षद भाई बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, हर्षद भाई। रोहित भाई, नहीं, देखिए बात तो वहीं से शुरू होगी जहां बात चल रही थी। कीजिए। और मेरा दुर्भाग्य था कि मैं राहुल लाल जी को सुन नहीं पाया, शायद ओह। मेरा नेटवर्क कमजोर था। मैं एक ऐसे राज्य में हूं जहां बिजली की थोड़ी सी समस्या है। देखिए क्या कह रही है मैडम कह रही हैं कि जिन लोगों का वीजा कैंसिल हुआ उसको भी काउंट कर लिया। हाँ, ये हाँ तो बड़ा जी, गलत करा जरूर अमित शाह किया है। जी, क्योंकि ये आंकड़ा तो अमित शाह ने बताया था राज्यसभा में खड़े होकर। तो उसमें ये तो नहीं बोला था ना घुसपैठियों का वो आंकड़ा, आप बताया क्या था उसमें, क्या बुरा लग गया। देखिए रोहित जी, कितनी ये सभ्यता वाली पार्टी मेरे बीच में क्यों बोल रही है? ये सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी मेरे बीच में क्यों? आधा ज्ञान बहुत भयंकर होता है। प्रियंका जी कोई बात नहीं, बुरा लगा ना। अमित शाह जी एक झूठे बार हैं। पढ़ लीजिएगा, अमित शाह जी संकल्प संसद में पत्र खड़े का होकर ये 16 आंकड़ा नंबर बता रहे पॉइंट थे। याद रखिएगा, झूठे। झूठ मत मैं तो बोलिएगा फिर कहता दोबारा। ही हूँ। प्रियंका जी ट्वीट कीजिए इसको, प्रियंका जी इसको ट्वीट करके मुझे भी टैग कीजिएगा, हर्षद भाई को भी टैग कीजिएगा। हाँ जी, जरूर करूंगी मैं, तो Perfect, जरूर perfect. पक्का करूंगी। अब ये और बोलेंगे, प्रूफ के साथ ये बात बोलेंगे बोलते हैं। नहीं हर्षद जी बोलेंगे, अब सुनेंगे। प्रियंका जी सुनेंगे भी, अब हर्षद भाई बोलेंगे, हर्षद भाई जल्दी बोलिए, हर्षद भाई।
ये बोलिए। क्या है? देखिए, ये बोलिए। भाजपा की और नरेंद्र मोदी की आदत है, एक तरफा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, सामने से कोई कुछ रिप्लाई कर दे तो सुनना ही नहीं है। आपने सुना मैंने क्या कहा? गृह मंत्री जी का आंकड़ा ही 88,000 लोगों को, घुसपैठियों को कांग्रेस सरकार ने बाहर किया, 2015 में दिया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या यही है ना, असम में 8,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। क्यों? उसमें से 7,000 स्कूल तो ऐसे हैं जो शहरी इलाकों में हैं। तो अब उसमें से प्रोडक्ट तो यही निकलेंगे ना, जो भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट निकलेंगे जब आप स्कूल बंद कर देंगे। और जहां तक बात जनजाति की है, तो यही जनजाति पिछले 10 साल से आंदोलन कर रही है कि हमें ठीक एसटी की लिस्ट में डाल दो। यही जाति ये कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी लगभग ने दिया पिछले था, 30 लेकिन साल से वो लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। हेमंत फिर से बिश्व गलत शर्मा बात को बोल दिया उसको हर्षद जी ने। मुख्यमंत्री बना दिया। असम के क्या यहाँ का कोई इंडिजीनियस व्यक्ति आपको नहीं मिला था सीएम बनाने के लिए? वो इम्पोर्ट करना पड़ा, जिनका परिवार बिहार से आया था। इंडिजीनियस सबनवार सोबरवाल जी यहाँ के इंडिजीनियस थे, उनको बना दीजिए मुख्यमंत्री। वो बिहार से इम्पोर्ट करना पड़ा। हर्षद भाई, ये तो उनका अधिकार है ना, देश के आप संविधान की बात करते हैं, संविधान इजाजत देता है ना इसकी। अंतिम बात, हाँ, अंतिम बात कीजिए जल्दी। निक्की जी, आ रहा हूं। व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने पहले 5 साल मुख्यमंत्री बनाया, हाँ। उसके अगले 5 साल हेमंता बिश्व शर्मा को बनाया, जिनका परिवार बिहार से आया था। वो बिहार से आए थे, मैं उनको तिहाड़ भेजूंगा। आप याद रखिएगा, आप सरकार बदलेगी तो हेमंता बिश्व शर्मा तिहाड़ जाएंगे। हर्षद भाई, बिहार से आया, उत्तराखंड से आया, है तो भारतीय ही। कांग्रेस को जोड़ने की बात करती है, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, फिर आप ऐसे यही पता है, फिर आप क्या, फिर आप, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतनी क्लिप कटेगी, कोई काटेगा, कोई आईटी सेल वाला, और उसको सर्कुलेट करेगा, कहेगा देखिए बिहार से कितनी नफरत है। रोहित भाई, हर्षद भाई, प्रियंका जी इंडिजीनियस की बात करें तो ठीक है, मैं इंडिजीनियस को मुख्यमंत्री नहीं, बनाने उनके पास अभी सरकार है हर्षद भाई। मैं कह रहा हूं हमारे डेमोक्रेसी में पहले तो हम असम में यही देखते थे, एक बार उनकी सरकार, एक बार आपकी सरकार, फिर उनकी, फिर आपकी। असम के रहने वाले हैं, ठीक है, ये इंडिजीनियस का मतलब हुआ ना। समझ गया। इंडिजीनियस की बात कर रही है तो मैं तो मान कर रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी, आपको मैंने आपसे यही तो सुनना था, इसलिए बोला मैंने ताकि कोई आपकी क्लिप ना काटे, कोई आईटी सेल वो ना हो जाए, एक्टिव ना हो जाए। हर्षद भाई, नुकसान कांग्रेस का होता है फिर। ठीक है, निक्की जी के पास जा रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं हर्षद भाई। निक्की जी एंड राहुल जी नाउ। निक्की जी मुझे बताइए, असम में जब भारतीय जनता पार्टी जाती है, हेमंता बिश्व शर्मा जाते हैं, उनकी कुछ चीज बहुत क्लियर नजर आती है। जैसे वो कहते हैं हम विकास पे बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम बेहतर असम की बात करेंगे, ब्राइट असम की बात हम करेंगे, आगे बढ़ते हुए असम की बात करेंगे, घुसपैठियों की बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, फिर उस एड्रेसल के बाद उसका सॉल्यूशन देंगे। विपक्ष का नैरेटिव कितना क्लियर है जनता के बीच? देखिए, सबसे पहले तो आपने हर्षद जी की बात सुनी, मैं इनको जवाब देना चाहूंगी कि हम भी दिल्ली में एंटोनिया माइनो को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब लेकिन देश में एक राज्य से गया व्यक्ति दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन एक चीज को देखिए, सिर्फ नैरेटिव फैलाना, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, विपक्ष का होना भी लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हाँ। और विपक्ष नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी में जो कमियां हैं, जो उन्होंने नेग्लिजेंसेस किए हैं, जिन चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं गया है और जिन चीजों पर संज्ञान तुरंत लेना चाहिए, उन मुद्दों को कौन उठाएगा। इसलिए विपक्ष का होना बहुत बड़ा एक मैंडेटरी प्रोटोकॉल भी है और ये प्रोविजन होना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष में रह के विपक्ष की जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय, समस्याओं को उठाने की बजाय, रूलिंग पार्टी का हमेशा विरोध करने के चक्कर में अपने ही लोगों का विरोध करना, ये गलत बात है। ये कांग्रेस को थोड़ा सा नीति बदल लेनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे भी। और मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह के नैरेटिव्स और जिस तरह की राजनीति कांग्रेस अडॉप्ट कर रही है, उसमें तो वो भविष्य में कभी भी किसी राज्य में दोबारा नहीं आ सकेगी। जो विपक्ष का काम होता है उसे अगर बखूबी किया जाएगा तो शायद संभावनाएं उत्पन्न होती हैं कि लोग उनके नेताओं को भी दोबारा से पसंद करना शुरू करें। जिन मुद्दों को कांग्रेस में उठाया गया है बीजेपी द्वारा, असम में मुख्यतः जैसे एनआरसी का हो गया मुद्दा, जैसे घुसपैठ का मुद्दा हो गया, हाँ। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून का हो गया, जैसे मदरसों को बंद करने का हो गया, जैसे धर्म के आधार पर स्कूलों में भेदभाव ना करना और एक ही तरह के स्कूलों में सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। और हेमंता बिश्वा जी बड़े खुल के, बड़े मजबूती के साथ वो अपने क्षेत्रीय लोगों के साथ खड़े होते हैं। वो हमेशा अपने मूल नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं। मैंने अपनी स्पीच के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुख्यमंत्री की निजी शख्सियत भी बहुत मायने रखती है और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों जी तो अभी बहुत वायरल थे वो, मियां मुसलमान, 5 रुपए हो 4 रुपए देना,
परेशान कर देना, ये सारी बातें वायरल रही थी निक्की जी, वो नहीं सुनी आपने? वो ठीक है क्या किसी स्टेट के सीएम के लिए कहना? मतलब जैसे मुझे हर्षद की बात पे प्रॉब्लम थी कि बिहार ये क्यों बोला, वैसे मुझे इस पर भी थोड़ा था। तो मैं चाह रहा हूँ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। राहुल जी तुरंत आ रहा हूँ। हेमंता बिस्वा जी का पहला जो मूल रहा है ना, वो अपने क्षेत्रीय लोगों की बात करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम बहुत बाद में करते हैं। हाँ। जब मुसलमान हिंदुओं को परेशान करते हैं तब मुस्लिम के वो विरोध में जाते हैं, अदरवाइज वो मुसलमानों को भी अपना ही मानते हैं। यहाँ बात आती है कि हेमंता बिस्वा जी अपने राज्य के मूल लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। मैं तो हैरान हूँ हाँ। कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी तक किसी राज्य के मूल निवासियों के हितों की बात नहीं की, हाँ। जो कि सिर्फ आसाम में उठती है। अच्छा, ये चीज बाकी लोगों को भी सीखनी चाहिए। जैसे हम दिल्ली में हैं, 10 सेकंड तो देने पड़ेंगे। देखिए 20 सेकंड सुनिए 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 सुनिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही नहीं, बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री कभी दिल्ली के मूल निवासियों के हितों की बात नहीं करता। किसी भी राज्य के लोग, जैसे महाराष्ट्र में भी बात उठती है, वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं थी जब ये बात आई थी कि महाराष्ट्रियंस का हित पहले देखा जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगी, ये कहना चाहती हूँ कि आसाम में यदि आसाम का मुख्यमंत्री आसाम के नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखता है, उनके युवाओं को रोजगार की बात करता है, उनके बच्चों को शिक्षा के प्रावधान तो ये मॉडल अच्छा है, मतलब तो ये वाकई में बहुत तारीफ की बात है। और ये अगर भविष्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री आता है तो उनको भी उन चीजों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हर्षद भाई 20 सेकंड, राहुल जी बस 20 सेकंड दीजिए। हर्षद भाई बोलिए 20 सेकंड। देखिए 2-3 चीजें हैं जो निक्की जी ने बोला, मैं उसका काउंटर कर रहा था कि पहली बात तो देखिए खुद ही कह दिया इन्होंने, अपनी बातों का विरोधाभास कर दिया कि मुसलमान हिंदुओं को परेशान करता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा सामने आते हैं। अरे तो 10 साल से तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, अभी भी मुसलमान हिंदुओं को परेशान कर रहा है, तो फिर आपका सत्ता में रहने का फायदा क्या है? दूसरी बात कि रूलिंग पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए। बताइए हम क्या आरएसएस हैं? हम क्या आपकी तरह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कि हम बीजेपी से डर के उसका विरोध ही ना करें? क्यों नहीं करेंगे विरोध? हर चीज का विरोध करेंगे। देखिए आपने कहा एंटोनियो माइनो ये वो, तो हम भी तो ट्रंप के गुलाम का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ट्रंप के गुलामों का विरोध ना किया जाए तो बस आप देश में रहकर देश के लोगों का विरोध कर रहे हैं। हर्षद भाई विरोध कीजिए, प्लेटफॉर्म आपके विरोध के लिए तो है, विरोध कीजिए, लेकिन सिर्फ व्यक्ति विशेष की नहीं ना, पॉलिसीज का विरोध कीजिए। एक बात बताइए, जब चुनाव लड़ा था तो व्यक्ति विशेष ने पॉलिसी को लड़ा था क्या? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार था ना नारा। अब मोदी का विरोध मत करो। क्यों मत करो? मुझे सैलरी देता है क्या? कांग्रेस को सैलरी दे रहा है। मैं कह रहा हूँ मोदी का विरोध करके क्या मिल जाएगा? मोदी विरोध में तो दिक्कत हुई है शायद, मुझे लग रहा है कांग्रेस को। मैं कह रहा हूँ उनकी पॉलिसीज का विरोध करो। आप कह रहे हो अमेरिका के साथ ट्रेड, वो अभी तक खांचा आया नहीं किसी के पास। आपने कहा एसआईआर में घोटाला हो रहा है, एसआईआर में घोटाला हो रहा है, राहुल जी बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, कहां गए वो बम? आई एम वेटिंग। आपने शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ही नहीं फिर। अच्छा, किसी ने नहीं देखी क्या? जो बोलते हैं राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं और वो होता है। राहुल गांधी जी ने कहा था कोविड में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। वो उन्होंने पीटीआई के माध्यम से, सोर्सेस के माध्यम से कह दिया कि कोई नेशनल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी है ही नहीं। बाद में क्या हुआ? 40 लाख लोग मर गए। अब बेशर्मों की तरह कहते घूम रहे हैं कि कोविड हमने बहुत अच्छा संभाला था। ये तो इनका हाल है। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी रैली में जा रहे थे, कहीं गुजरात में किसी ने कह दिया सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो कहते मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अरे ये आपका काम है क्या? दिन भर ड्रामेबाजी करना, कभी उधर हाथ हिला देंगे, कभी उधर चाय पत्ती तोड़ लेंगे। भाई साहब आपका काम लोगों को गैस प्रोवाइड करना है। हर्षद भाई, आपका काम डीजल पेट्रोल प्रोवाइड करना है। आपका काम दिन भर डीजल पेट्रोल प्रोवाइड हो तो रहा है, कहाँ कमी हो गई? देश में डीजल पेट्रोल आ तो रहा है, नहीं हो गई तो क्यों आज कमर्शियल सिलेंडर और डीजल और पेट्रोल? तो वैश्विक प्रॉब्लम है नहीं है हर्षद भाई, या उसमें भारत का ही सारा वो है, हमारी गलती है सारी? वो तो वैश्विक प्रॉब्लम है। क्यों कम करनी पड़ गई? कंपनियों को लॉस हो रहा होगा ना, कंपनियों को पीछे से माल नहीं मिल रहा था, उनके स्टॉक से निकालना पड़ रहा होगा। जो उन्होंने सस्ता खरीद के स्टॉक किया होगा उसको वापस से वो मार्केट में डाल रहे हैं, तो एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ गई ना। ओके, ये पॉइंट्स मैं आपके ले सकता हूँ हर्षद भाई, आपके ये पॉइंट ले सकता हूं मैं, लेकिन मुझे आप लोगों ने राहुल जी के पास नहीं जाने दिया। राहुल जी बहुत फैक्ट के साथ बात करते हैं। राहुल जी प्लीज मुझे बताइए, ये जो सब कह रहे हैं कि कांग्रेस में बड़ी प्रॉब्लम है और इसका गुट अलग है, उसका गुट अलग है, इसके बंदे अलग हैं, उसके बंदे अलग हैं, और हम दिल्ली में बात करते हैं ये इसका पट्टा वो उसका पट्टा। असम में भी ऐसा ही है क्या? कांग्रेस या जो विपक्ष की गठबंधन है वो वाकई इस बार इतनी आसानी से, वो कहते हैं ना वॉक ऑन द केक, ऐसा छोड़ रहे हैं क्या बीजेपी के लिए? नहीं रोहित जी, हमें देखिए ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि बीजेपी के लिए बिल्कुल जो है कि फूल बिछा के छोड़ दिया गया है कि थाली सजा के आप ले लीजिए सत्ता।
हाँ। ये ऐसी स्थितियां नहीं है। हाँ देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टियां काफी बड़ी होती है उसमें गुटबंदी होती है। आपने भी हम लोग लगातार चर्चा करते हैं जी। उत्तर प्रदेश को लेके कि भाई कभी दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में टकराहट की स्थितियों, बड़ी पार्टियां जो भी होती हैं उसमें ये समस्या हर पार्टियों में होती है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जाता कि वो कांग्रेस के खेमे में ये समस्या नहीं है, बीजेपी के खेमे में नहीं है। ठीक है। लेकिन रोहित जी, एक अच्छा चीज जो मैं मानूंगा हाँ प्लीज। कि प्रधानमंत्री रैली करने के लिए गए, रैली के बाद वो पहुंचे जो है कि चाय बागान में, टी वहां पे गार्डन, जाके मिले, अच्छा लगा ये दृश्य। देखिए, लोकतंत्र में ये दृश्य आने चाहिए। हाँ। और जब मैंने ये दृश्य देखे तो मुझे याद आया बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान के वो दृश्य, जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गए तो फिर मखाना के तालाब में कूद भी गए। तालाब में, हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि उसके राजनीतिक परिणाम क्या हो, लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, जब उनका ये गेस्चर होता है तो हमें अपना लोकतंत्र हमें जीवंत दिखाई देता है रोहित जी, और मुझे खुशी होती है कि हमारा लोकतंत्र इस रूप में चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अभी हम लोग देखिए जो जुबिन गर्ग है, आप देखिए, आप अगर हम लोग जैसे जाते हैं असम में और वहां पे किसी के युवा से बातचीत कर लीजिए, यहाँ जुबिन गर्ग का मामला बड़े जबरदस्त छाया हुआ है युवाओं में रोहित जी असम में। हाँ 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 हाँ। और देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़े जोर शोर से तो मुद्दा बनाया था कि उनका मर्डर किया गया है और उनको हमें न्याय दिलवाना है। हमें वो उनको अब तक न्याय नहीं मिला है। अब हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने अपना बयान बदल लिया, उन्होंने कहा कि भाई न्याय तो हम क्या देंगे, वो कोर्ट से मिलेगा, जो भी चीजें होंगी। लोगों को अभी तक इस चीज के लिए निराशा है युवाओं के बीच में कि जिस जोर शोर से जुबिन गर्ग को उनको न्याय दिलाने की बात ये सरकार कर रही थी, वो नहीं हुआ है उस रूप में। तो ग्राउंड पे इस तरह के कई मामले हैं। जब हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं लंबे कार्यकाल में, लेकिन दो तीन दिनों के लिए बीच में संक्षिप्त यात्राएं मेरी हो रही है हमारी, तो मैंने ये सब चीजें असम में पाई है वहां पे कि ये भी मुद्दे हैं वहां पे। लेकिन एक चीज और, जो डीजल पेट्रोल गैस को लेकर जो बातें हो रही है, देखिए उस मामले को लेकर भी हम लोगों को आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखूंगा आपके सामने, बताइए। देखिए, ईरान ने भारत को भी मित्र देश घोषित किया है, चीन को भी मित्र देश घोषित किया है। 28 फरवरी से जब से लड़ाई चल रही है, 28 फरवरी से अगर हम लोग देखें, जो हमारे पेट्रोलियम सचिव है यहाँ पे, जो शिपिंग जो मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है, उनका बयान आया है कि अब तक 28 फरवरी से आज तक के डेट में 8 जहाज जो है वो हार्मोज स्ट्रेट क्रॉस करके भारत पहुंचा है जी। ये स्थितियां हैं। 18 भारतीय झंडे वाले जहाज जो है वो इंतजार कर रहे हैं। 10 विदेशी झंडे वाले जहाज जो कि भारत ही सामान लेके आने वाले हैं, वो अभी इंतजार में है, यानी वो अभी 18-10-28 वहां पर वेटिंग लिस्ट में। ओके, ये हमारी स्थिति है। अब आ जाइए चीन के मामले को लेकर रोहित जी। भाई मैं भारत की तुलना पाकिस्तान से नहीं करना चाहता कभी अच्छा। भी। मैं मानता हूं कि हम लोग एक बड़े देश हैं, विकसित भारत का सपना है जी। चीन की स्थिति देखिए, 28 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक में चीन के 49 जहाज इसी बीच में हॉर्मुज से क्रॉस किए हैं। उसके वेटिंग में केवल और केवल 4 जहाज अभी हॉर्मुज में है फंसे हुए। हमारे 28 है, उनके 4, उनके क्रॉस कर चुके हैं 49 और हमारे जो है कि क्रॉस कर चुके हैं 8। हम अब सोच के देखें कि इसमें हमारे विदेश नीति में और इस मामले को लेके मुखर होने की आवश्यकता है। हमें लग रहा है इस मामले के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है हमारे नीति निर्माताओं को। और सच में वो जब मैंने दृश्य देखे कि माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहा है और वहां पे कोई अपनी गैस की व्यथा प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहा है, वह जो विकसित भारत में ये दृश्य अच्छे नहीं लग रहे हैं देख के। तो ये हमें लग रहा है कि इन मामलों को, विदेश नीति के मामलों को और अगर मजबूत किया जाएगा तो इसका भी समाधान निकलेगा। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। प्रियंका जी देन हर्षद जी, फिर निकी जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी, मुझे ये बताइए, आज अभी हमारे रिपोर्टर ने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी पहुंचे, लोगों से संवाद किया, फिर वो टी गार्डन में गए, वहाँ पे महिलाओं के साथ गाना भी गाया और ये बताया कि देखिए मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं दिल्ली में बैठता हूँ, लेकिन मैं असम के बारे में भी सोचता हूँ। और वही क्या, हम दिल्ली में बैठ के जब असम के बारे में सोचते हैं तो खूबसूरत वादियाँ और उसके बाद चाय के बागान। हम लोग तो, अब राहुल जी ने वैसे ही पहले उस स्टेटमेंट में बता दिया कि मैं उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखता हूं, हालांकि हूं मैं भारतीय, और उत्तराखंडी पहाड़ी लोग चाय के कितने शौकीन होते हैं। लेकिन उन टी वर्कर्स की हालत को लेकर हर बार एक डिबेटेबल इशू रहता है कि उनकी भी तस्वीर बदलेगी, उनकी भी तकदीर बदलेगी। उस दिशा में पिछले 2 टर्म में कितना काम हुआ? देखिए, टी वर्कर्स को लेके, टी वर्कर्स को हमारा जो लैंड राइट्स दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही दिया है। 4 लाख टी वर्कर्स को अभी फिलहाल ही तो दिया है, कुछ दिन पहले। हर्षद जी क्या है, सोते रहे, पता नहीं है उनको क्या हो रहा है असम में।
वो उत्तराखंड के प्यार में ही है, असम में है, लेकिन उनका तन मन धन सब उत्तराखंड में छोड़ा है। अभी कुछ ही दिन पहले तो उनको वो लैंड राइट्स प्रदान किया है हमारे सीएम हिमंत विश्वा शर्मा जी ने। अरे फिलहाल कुछ ही 2-3 दिन पहले ही वो कांग्रेस के ये टिंगखोंग कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का जो दावेदार है वो गया था टी गार्डन में अपना चुनाव प्रचार करने के लिए। वहां से टी गार्डन के लोगों ने, वर्कर्स ने उसको भगाया है। सोशल मीडिया खोल के देखिए कि आप लोग कांग्रेस वाले लोग हमारे टी गार्डन में कदम मत रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने हमको दिन रात एक्सप्लॉइट किया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हमारे लिए स्टैंड लिया है, हमारी वेजेस बढ़ाए, हमको है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, टी गार्डन के वर्कर्स ने बोला है, सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको। और साथ में जो हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है ना कि हमारे मुस्लिम के अगेंस्ट है, देखिए हम मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं है, हम अगेंस्ट है घुसपैठिया मियाँ बांग्लादेशियों के अगेंस्ट। आज मियाँ बांग्लादेशियों का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है बोल रहे, लेकिन बोलना चाह रही हूँ, धैर्य मैं बोलना चाह रही हूँ कि असम में जो माइनॉरिटी परसेंटेज है वो 40% बढ़ चुका है। अगर घुसपैठियों का प्रॉब्लम नहीं है तो 40% तक कैसे बढ़ गया है? बागोर एक कंस्टिट्यूएंसी है असम में, वहां पे जो हिंदू पॉपुलेशन था वो 20% हुआ करता था, 20%। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी चेक द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ बागोर कंस्टिट्यूएंसी, इट इज 3.5%। माइनॉरिटी मियाओं का वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गया। अगर घुसपैठियों का प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है बताइए? हमारे 50,000 एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त किया गया था। अगर घुसपैठियों का प्रॉब्लम असम में नहीं है तो 50,000 एकड़ ऑफ लैंड घुसपैठियों ने कब्जा क्यों किया था? जवाब दीजिए ना। हंसने से नहीं होगा, असम हमारा है, इसीलिए हम असम को बचा के छोड़ेंगे। किसी भी सरकार में कब्जा हुआ है तो हमारे असम को बर्बाद करने के लिए हम परमिशन नहीं देंगे। और हम खिलाफ है उन मुस्लिमों का जो हमारे भारत के हवा पानी सेवन करता है, लेकिन यहाँ पे नारा लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम है अगेंस्ट उन मुस्लिमों का जो भारत में रह के भारत का नहीं। उनके अगेंस्ट तो अरशद भाई भी होंगे, उनके अगेंस्ट तो अरशद भाई भी हैं। उनके अगेंस्ट हर्षद भाई है नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि असम में तो लास्ट चुनाव में तो ये कांग्रेस सरकार ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस बनाया था। लास्ट जो चुनाव हुआ था असम में, उसमें तो कांग्रेस ने एआईयूडीएफ आजकल के पार्टी के साथ अलायंस बनाया था। यहाँ पे तो पूरा घुसपैठियों का सरकार बनाने का प्रियंका जी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया। प्रियंका जी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया, अब इस पर जवाब भी तो ले लूं हर्षद भाई के। हर्षद भाई पहले तो देखिए 1 घंटे की डिबेट होती है मेरी, उसी में लाइट भी आ गई आपकी, मतलब इतना तो चलता है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तो हर गलती चलती है भाई। अरे गलती हर गलती चलती है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये तो हम भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी गलती कर ही नहीं सकती है, ये नियम है इस देश का। चलिए अब मैं कुछ क्विक पॉइंट जल्दी रोहित भाई बोलिए। पहली बात तो पाकिस्तान जिंदाबाद से प्रॉब्लम है कि नहीं है? मुझे तो पाकिस्तान जिंदाबाद से भी प्रॉब्लम है, और 2014 के बाद ये नारे इस देश में लगना शुरू हुए, इस बात को भी मैं उठाऊंगा। और मुझे उस आदमी से भी प्रॉब्लम है जो 2015 में बिना बताए पाकिस्तान गया और आज तक इस देश को नहीं बताया कि किससे मिलकर आया था, क्या बोलकर आया था, किससे क्या डील करके आया था। और शायद इसीलिए पुलवामा में हमला होता है तो आज तक उसकी जांच नहीं होती है, लगभग 10 साल हो गए। क्यों गया था वो आदमी पाकिस्तान? पूछ सकती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं पूछ सकती है। उसके लिए 56 इंच की छाती चाहिए जो हर्षद शर्मा और कांग्रेस में। असम में 810 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कांग्रेस के सरकार के दिन में, भाजपा के सरकार के दिन में असम में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है भाई हर्षद जी। संस्कारी पार्टी हूँ, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ। अभी मैं बीच में बोलूंगा। 810 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था असम में ड्यूरिंग कांग्रेस 15 साल में, और हमारे टाइम में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है। एआईयूडीएफ पे आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा के पेट में चक्कू मार दूंगा। भाई साहब आप बताइए इस बात पे, एक मुख्यमंत्री को ये कहने पे एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये उनको मौका भी लगता है। आप लोगों का पार्टनर था भाई, आप लोग अलायंस में थे, अपने भाई को संभालिए, अजमल को जो करना है करते रहिए उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी के अजमल फूफा जी लगता है, को छुपा के क्यों रखते हो? अलायंस में तो आप लोग ही थे, लास्ट चुनाव में हम थोड़ी थे। ठीक है, गोदी में जाके बैठ गई। और देखिए एक हर्षद भाई ये सारे मुद्दे लेके कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, नहीं जा रही? एक मिनट एक बात सुनिए, आप ही की बात सुन रहा हूं ब्रदर, बोलिए। बात पाकिस्तान की हो ही गई है, यूडीएफ की गोद में बैठे थे राज्यसभा चुनाव में ये लोग, उसकी हो ही गई है। तो याद दिला दूं कि वो जम्मू कश्मीर में इनकी बुआ थी,
वो आतंकवादियों के लिए नारा मरवाती थी, कि वो क्या नाम था उस आतंकवादी का, नाम तक मुझे याद नहीं है, कि वो देशभक्त था, उसकी गोदी में जाके बैठ गए, सत्ता मिल गई। तो इनको अगर सत्ता मिल जाए तो वो किसी की भी गोदी में बैठ जाएंगे, किसी के भी तलवे काट लेंगे। हर्षद भाई, एक बात तो मेरी जनता भी समझती है, एक बात मेरी जनता भी समझती है कि हमारे देश की, मतलब कम से कम अपने देश की पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। जिनको आप बुआ कह रहे हैं उनके साथ इंडिया ब्लॉक की तस्वीरें भी आई हैं। मतलब अपने देश में सब चल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं पॉइंट्स पर बात हो। 30 सेकंड निक्की जी, 30 सेकंड मुझे बता दीजिए, असम बंगाल में भी आपको नजर आ रहा है पोलराइजेशन की कोई संभावना नजर आ रही है? 30 सेकंड। और किसको फायदा मिलता है उसका? उसका फायदा फिलहाल तो बीजेपी को जाता दिख रहा है। अच्छा। लेकिन मैं प्रियंका जी को कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, कह दीजिए, 30 सेकंड। 2021 में मैं आसाम आई थी, गुवाहाटी, और मैं एयरपोर्ट से बाय रोड पूरा गुवाहाटी मैंने घूमा था। ठीक है। तो मेन रोड तो फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन गलियों की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि मैं कुछ लोकल्स के साथ भी मैंने गुवाहाटी विजिट किया था। ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि बीजेपी सरकार आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी मूल समस्याओं पे भी थोड़ा संज्ञान ले। स्टेट लेवल के मुद्दे बहुत अच्छी बात है, स्टेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की सरकार ले रही है, लेकिन आम जनता के जीवन शैली को उत्तम बनाने का भी जिम्मेदारी हमारी सरकार की बिल्कुल सही होगी। बात है। और जनता को भी फिक्स करना पड़ेगा, उनको नेशनल मुद्दों पर वोट करना है कि उनको अपने स्टेट के मुद्दों पर, अपनी गली के मुद्दे पर, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है। जनता को भी इतना स्मार्ट होना होगा। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन आज की चर्चा बहुत शानदार रही। हर्षद जी बहुत धन्यवाद, निक्की जी थैंक यू सो मच, इट्स रियली अ प्लेजर। राहुल जी थैंक यू सो मच, आप आते हैं तो चार चांद लगी जाते हैं। बहुत धन्यवाद हर्षद भाई। तो अब देखिए, अभी तो सियासत गर्म है ही है, असम की वादियां जरूर ठंडी होंगी, लेकिन सियासत सातवें आसमान पर है। और अभी तो कई और रैलीज होंगी, कई और एड्रेसल होंगे। विपक्ष की तरफ से किस तरीके से अपने नैरेटिव्स को, अपने मैसेजेस को जनता तक पहुंचाया जाएगा, बताऊंगा आपको। आज मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।